नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा आप सब जानते हैं कि हमने अपने पिछले कुछ सेशंस, अपने पिछले कुछ लेक्चर्स के माध्यम से आप सभी को विभिन्न रागों से अवगत कराया। मित्रों, आज का हमारा ये सेशन एक बार फिर से खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय संगीत पर और हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत क्या है, कौन से ऐसे वो मूलभूत तत्व हैं जिससे हमारा शास्त्रीय संगीत बनता है। मित्रों, बताना चाहेंगे इस सेशन के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी। आप सभी को बताना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी शिष्या रही हैं पंडित शंकरनाथ पाटिल जी की और श्रीमती विदुषी श्रीमती सुलोचना बृहस्पति जी की। आपको बताना चाहेंगे इनका रामपुर सदारंग परंपरा से गहरा संबंध है और ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं भारती कॉलेज के म्यूजिक विभाग में। बताना चाहेंगे आप सभी को कि ये एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हैं। नित्य आप इन्हें आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्र छात्राओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं और इन्हीं की शागिर्दी में इनके स्टूडेंट्स, इनके छात्र छात्राएं आज परचम पर हैं, यानी कि उस मंजिल पर हैं, शिखर पर हैं जहां एक गुरु अपने शिष्य को देखता है। इनके कई प्रोग्राम नेशनल आर्काइव्स में ध्वनियांकित हैं। आप चाहें तो इन प्रोग्राम्स को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को कि आज इनके साथ हैं तबले पर ऋतु जी, बनारस घराने से संबंध रखती हैं और ये शिष्या रही हैं पंडित राजकुमार मिश्रा जी की और पंडित पद्म भूषण किशन महाराज जी की। रेडियो में भी ये अपने कार्यक्रम देती हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं। और बताना चाहेंगे कि इनके साथ जो संगत कर रही हैं वो हैं गगनजीत कौर जी। गगन जी इनको महारथी हासिल है गुरुमत संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत में। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का और साथ ही साथ ऋतु और गगनजीत कौर जी का। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। आज का जो हम विषय लेंगे वो बहुत ही मेन जिसे कहा जाए शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक। एक प्रश्न उठता है, व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत क्या है? शास्त्रीय संगीत, जैसे कि शब्द अपने आप में बताता है, शास्त्रों से बद्ध संगीत शास्त्रीय संगीत है। यानी ऐसा संगीत जिसके लिए कुछ शास्त्र लिखा गया हो या जिसके लिए एक सरल साधारण शब्दों में कहूँ कि कुछ नियम, कुछ अनुशासन जिसके लिए बनाए गए हों, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको कि थ्रू आउट हम अपने जो भी हम अपना संगीत ये जो गा बजा रहे हैं, इसे शुरू से अंत तक उसका पालन करना पड़ता है। तो प्रश्न ये भी उठता है कि यदि शास्त्रीय संगीत है तो क्या कुछ अशास्त्रीय संगीत भी है? जी नहीं, संगीत तो संगीत है। अब हम यदि इसको इस यात्रा की तरह लेते हैं कि शास्त्रीय संगीत जो है वो क्या रहा होगा या कैसे आया होगा, या आज जो हम शास्त्रीय संगीत को लेते हैं वो आज का जो उसका रूप है वो किस प्रकार से बना। तो जहाँ पर हम शास्त्रीयता की बात करें या शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, उसको शास्त्रबद्ध होने के यानी नियम और उसके लिए कुछ एक तरह का अनुशासन जो फिक्स कर दिया गया है, जिसको कि एक समय से जो है संगीतकार, संगीत विद्वान, मर्मज्ञ जो हैं उन्होंने उसका पालन किया और इसको एक धरोहर की तरह आगे देते चले गए। और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो संगीत आज जिस रूप में हमारे सामने आया है उसे हम उन्हीं नियमों के पालन करते हुए, उसी प्रकार से अनुशासन को मानते हुए जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत है। संगीत विश्व की भाषा है। संगीत चाहे भाषा समझ में आए चाहे न आए, लेकिन स्वर जो हैं वो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करे बिना नहीं रहते। तो ये प्रश्न उठता है कि संगीत के जो अलग अलग रूप हैं, यानी शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, ये क्या है? और यदि ये अलग अलग रूप हैं तो शास्त्रीय संगीत इनमें अलग क्यों है? क्या ऐसे
जो नियम या जो मैंने अनुशासन बताया कि जो हम शास्त्रीय संगीत में फॉलो करते हैं, क्या वो उपशास्त्रीय संगीत में नहीं होगा, या सुगम संगीत में नहीं होगा, या कहीं की लोक संगीत में नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है हिंदुस्तान में जो प्रचलित है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति में शास्त्रीय संगीत का स्थान है, वो जो रागदारी संगीत है उसको फॉलो करता है। यानी जो रागदारी संगीत जो है उसी को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो रागदारी संगीत क्या है और शास्त्रीय संगीत का क्या स्वरूप है, इसको हम आगे लेंगे एक उदाहरण के तौर पर। मैं आपके सामने राग अहित भैरव की एक बंदिश प्रस्तुत करती हूँ और देखिए उसमें किस प्रकार से बंदिश को गाया जाता है, किस प्रकार से बढ़त होती है। ये 3 ताल की बंदिश है, आचार्य बृहस्पति जी की बंदिश है। और इस बंदिश को गाने के बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि इसमें शास्त्रीयता क्या है, या हमने जब ये गाया है तो ये अन्य संगीत से किस प्रकार से भिन्न है। पलके खुलतन खोले, पलके खुलतन खोले, पलके खुलतन खोले, नैनन में श्याम समाए, आली नैनन में श्याम समाए,
श्याम पलक कुल पलक कुल नैन में श्याम 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 समाए श्याम समाए श्याम समाए पलके कुल पलके कुल धनि रे धनि सा गा मा प गा मा रे धनि सा धनि रे धनि सा गा मा प धनि दा प मा गा मा प मा गा मा रे धनि सा पलके पलके कुल तना कोल पलके कुल तना कोल कुल तना कोल कुल तो ये एक उदाहरण था शास्त्रीय संगीत का। ये था राग अहीर भैरव। तो शास्त्रीय संगीत को जब हम एक कॉमन मैन की दृष्टि से देखें तो अक्सर ये होता है कि शास्त्रीय संगीत शब्द आते ही ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही सीरियस या बहुत ही भारी भरकम कोई चीज़ सामने आए, ऐसा नहीं है। ये क्लासिकल वर्ड जो है ये वेस्ट से आया है, पाश्चात्य जो जगत है वहाँ से क्लासिकल है, क्योंकि वहाँ पर भी क्लासिकल म्यूज़िक है, उनका अपना क्लासिकल जो जिसे जो कहेंगे कि वहाँ की अपनी परंपरा के अनुसार है। और जैसे एक सेइंग भी है, कहा जाता है कि क्लासिकल इज़ फॉर द क्लासेस नॉट फॉर द मासेस, यानी इसके श्रोता जो हैं बहुत ही सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है कि क्लासिकल शब्द आते ही लोग थोड़ा सा एक सीरियस हो जाते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है हल्कापन नहीं है, ऐसी क्या बात है। देखिए, जब हम क्लासिकल की बात करते हैं, शास्त्रीयता की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, नियम क्या है शास्त्रीय संगीत में, जैसे मैंने बताया कि रागदारी संगीत है। रागदारी संगीत यानी रागों पर आधारित जो संगीत है। तो हमारी जो रागदारी संगीत है, यही जो है इतना वैभव है ये कि ये हमें विश्व के सभी प्रकार के संगीत से बिल्कुल अलग करता है और ये अद्वितीय है जिसे कहा जाए। यानी रागों को बनाया गया, रागों के जो नियम हैं उनको पालन किया गया, उनको हम पालन करते चले आ रहे हैं। और किसी भी चीज़ को जब जाना जाए तो उसके लिए थोड़ा बहुत जो उसको पहले उसकी समझ को डेवलप करना पड़ता है, यानी थोड़ा बहुत उसको जानना पड़ता है। तो हम जब कहते हैं कि किन चीज़ों को जानना पड़ता है, यानी इन नियमों को जानना पड़ता है। नियम कौन से हैं, क्या नियम है, क्या हम उन बेसिक्स को जानें जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शास्त्रीय संगीत है। तो पहली बात तो मैंने बताया कि ये जो शास्त्रीय संगीत है वो रागों पर आधारित है, यानी रागदारी संगीत है। तो ये पहला नियम हुआ। आगे चलकर हम देखें कि रागदारी संगीत जो आती है, यानी जो हम शास्त्रीय संगीत जिसको कहते हैं, उसमें उसका एक स्वरूप होता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बंदिश गाई, बंदिश यानी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन यानी स्वर, पद और ताल का जो एक बंधन है, उसके एक मेल से जो एक रचना सामने आई है वो बंदिश कहलाती है। इस बंदिश को 3 ताल में बद्ध किया गया।
जो कि रितु जी ने अभी तबले पर 3 ताल बजाई, मेरे साथ जो संगत किया, तो उसके साथ यानी हमने इस बंदिश को 3 ताल में बद्ध किया, उसको यानी बांधा, उसको निबद्ध किया। तो अब ये भी एक नियम है कि वो एक ताल में बंदिश जब के रूप में जब वो राग आता है तो किसी न किसी ताल में जो है वो बांधा जाता है या निबद्ध किया जाता है। आपने शुरू में देखा हो कि मैंने एक आलाप के फॉर्म में इस राग को प्रस्तुत किया, यानी मैंने सरगम को आकार में अब ये जो है स्वरों को आकार के रूप में कैसे धनी रे सा ग म रे सा, इन स्वरों को आकार के रूप में प्रस्तुत किया। यानी राग का एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि भाई राग जो अब बंदिश में गाने जा रही हूँ, जिस राग में गाने जा रही हूँ, उसका एक आपके सामने एक भूमिका प्रस्तुत कर दी। तो ये भी एक नियम है कि जब हम इस रागदारी संगीत को गाते हैं तो इस राग में जो स्वर प्रयुक्त होते हैं तो उसको हमने एक समराइज्ड वे में, एक इंट्रोडक्शन, यानी हम उसका परिचय दे रहे हैं श्रोताओं को। तो जब हम सीखते हैं, विद्यार्थी जब सीखता है तो वो आरोह और अवरोह उसको बताया जाता है। तो आरोह और अवरोह जो है किसी भी राग का वो इम्पोर्टेंट है, यानी हमने जो उसके लिए फिक्स किया है उसको गाना है। तो मैं इसको यदि इस प्रकार से शुरू करूं कि हम जैसे आरोह और अवरोह लेने से पहले आपको यदि ये बताया जाए कि संगीत में 7 स्वर हैं, सभी जानते हैं, सा रे ग म प ध नि। तो ये 7 जो है ये शुद्ध रूप में ले आते हैं, यानी उनकी अपनी एक जगह फिक्स्ड है। अब इन्हीं स्वरों में से सा और प ऐसे स्वर हैं जो कभी भी हिलते नहीं, यानी अचल स्वर कहा जाता है। तो ये दोनों स्वरों की जो जगह है वो एक जगह फिक्स्ड है। इसके अतिरिक्त रे ग ध नि और म, ये 5 ऐसे स्वर हैं जो कि चल स्वर जिन्हें कहा जाता है, यानी ये अपने स्थान को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। इनमें से रे ग ध नि ये 4 ऐसे स्वर हैं, या तो ये अपने स्थान पे मिलेंगे यानी शुद्ध रूप में मिलेंगे, या अपने स्थान से थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, तो तब ये हो जाते हैं कोमल। तो ये रे ग ध नि, इन स्वरों का कोमल रूप जब लिया जाए तो उसे वो 4 स्वर भी अलग से माने जाते हैं। मध्यम एक ऐसा स्वर है, या तो वो शुद्ध होता है या मध्यम अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठता है, उसे हम कहते हैं तीव्र होना, यानी इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं शार्प। तो मध्यम जो है या तो शुद्ध होगा या तीव्र होगा, तो उसका जो तीव्र रूप है इसको हम एक और स्वर मान लेते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो 7 शुद्ध स्वर हैं। इसके अलावा रे ग ध नि ये 4 स्वर हैं जो कि कोमल हो जाते हैं, और मध्यम एक स्वर है जो कि तीव्र होता है। तो 7 शुद्ध स्वर, उसके साथ 4 जो है कोमल स्वर जिन्हें कि फ्लैट बोला जाता है अंग्रेजी में, और एक तीव्र स्वर यानी जिसे शार्प कहा जाता है। कुल मिलाकर 7, 4 और 1 यानी 12 स्वर। तो 12 जो स्वर हैं जिनमें शुद्ध और विकृत स्वर, विकृत शब्द इनके लिए लिया गया है रे ग ध नि और मध्यम, यानी जो शुद्ध स्वर में जो रे ग ध नि और मध्यम का जो शुद्ध रूप है उसका थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप जो है, विकृत स्वरूप जो है, उसे विकृत स्वर कहा गया। तो इन 5 स्वरों को और 7 स्वरों को मिलाकर जो 12 स्वर जो हमारे सामने आए हैं, उन्हीं से इन राग रागनियों का निर्माण हुआ। तो ये राग रागनियाँ जो हैं, इन पर जो संगीत आधारित है उसको शास्त्रीय संगीत कहा गया। तो जैसे एक नियम ये भी है कि राग जो है वो इन्हीं स्वरों को लेकर बनना चाहिए। अब जो है राग जो है उसमें आरोह और अवरोह, यानी स्वर जब हम असेंडिंग ऑर्डर सा रे गा मा पा धा नि यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, या सा नी धा पा मा गा रे सा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये आरोह और अवरोह। इसमें स्वर कौन से होंगे, कौन से, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे स्वर शुद्ध हैं, कभी कभी होता है किसी एक स्वर का हम कोमल स्वरूप ले लेते हैं या तीव्र स्वरूप ले लेते हैं, तो इस प्रकार से आरोह और अवरोह बनता है। तो ये भी एक नियम है। अब जब हम इसको किस समय गाया जाता है, उसको गाने के लिए कौन कौन से स्वर समुदाय हैं उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उसका भाव क्या है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं
इसको जब हम फॉलो करते हैं, हमें आलाप कैसे करना है, हमें किस प्रकार से ताने लेनी है, ये जो नियमों को हम फॉलो करते हैं तो वो बनता है शास्त्रबद्ध संगीत यानी शास्त्रीय संगीत, जिसे हम अंग्रेजी में क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं। तो क्लासिकल म्यूज़िक को समझने के लिए जो है थोड़ा बहुत रुचि उसकी तरफ पैदा करनी चाहिए। और जब हम इस प्रकार से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक एक लेमैन की तरह मैंने आपको बताया, तो वो धीरे धीरे उनको जान पाएंगे। और हम जब आगे आपको रागों के बारे में बताएंगे या आगे जब हम बढ़ेंगे अपने और लेक्चर्स में, तो इस चीज़ को और अधिक तरीके से आप खूबसूरती से उसको जान पाएंगे और तब आपको बिल्कुल उदाहरण की तरह ये समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या है, शास्त्रीय संगीत क्या है, मेरे इस वक्तव्य से आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। नमस्कार। अपने इस लेक्चर में हम राग की बात करेंगे, यानी राग क्या है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जिसे हम रागदारी संगीत कहते हैं, तो राग शब्द जो है वो कहाँ से आया, वो आज हम जब कहते हैं कि राग, हम ये राग गा रहे हैं, तो राग क्या चीज़ है या राग है तो उसके क्या नियम हैं, इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में जातियों का वर्णन किया है, यानी उस समय जाति गायन प्रचलित था और जाति गायन जो है वो मूर्छनाओं से आया है। हम रागों की जब बात करते हैं तो इन्हीं जातियों से आगे रागों की उत्पत्ति हुई, ऐसा विद्वानों का मत है। राग का सबसे पहले वर्णन जो है बृहद्देशी एक ऐसा ग्रंथ है जिसे मतंग मुनि ने रचा, तो इसमें सबसे पहले राग का वर्णन यानी राग शब्द के बारे में बताया गया है। यहाँ मतंग मुनि ने कहा है कि रंजयते इति राग, यानी जो रंजन करे वो राग है। और राग के बारे में कहा है कि स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे वो राग है। देखिए, इसको इस श्लोक में भी कहा गया है, यो अस्वौ ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जनचित्तानां स रागः कथितो उदाहृतः, यानी एक ऐसी विशेष ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित हो, इसके साथ
जन के चित्त का रंजन करे उसे हम राग कहते हैं। तो जन के देखिए स्वर और वर्ण, स्वर तो सारेगामापधनि, वर्ण उन्हीं का स्वरूप जो है स्थाई, आरोही, अवरोही, ये जो है संचारी, ये उसका जो वर्ण जो है वो उसी के आगे प्रकार। और जो एक बात आता है रंजको जन चित्तानाम, यानी जो हृदय का, लोगों के हृदय को प्रसन्नता प्राप्त करे, रंजन प्रदान करे, वो राग है। तो देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो राग जो है वो रंज धातु से, रंज का मतलब होता है रंगना, यानी रंजकता प्रदान करना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रसन्नता या आनंद की प्राप्ति जिससे हो वो राग है। कहने का मतलब है कि राग तो बना लिया, यदि हम बिल्कुल साधारण शब्दों बोले कि स्वरों को हमने जोड़ के या उनको उनसे एक धुन बनाई, एक उसको हमने गाया बजाया, लेकिन जब तक वो हमारे चित्त का, हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान न करे या आनंद प्रदान न करे, वो राग नहीं है। तो यहाँ पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात कही गई है राग के बारे में, वो उसकी रंजकता को लेकर है। और यही रंजकता जो है भारत की जो ये शास्त्रीय संगीत की जो राग परंपरा है, इसको विश्व के संगीत से अलग बनाता है। अब हम जब राग की बात करते हैं तो राग जो है उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात है राग का किसी थाट से उत्पन्न होना, यानी जिसे हम मेल भी कहते थे, थाट या थाट एक ही शब्द है। थोड़ा सा इसका इतिहास बताती हूँ कि वेंकट मखी जो है एक दक्षिणात्य जो है एक बहुत बड़े संगीत के विद्वान हुए। उन्होंने 72 मेलों की जो है उसके बारे में बताया, और इन 72 मेलों में से 19 मेल जो हैं उसमें उन्होंने समसामयिक जो राग जो है उनका विभाजन किया, यानी कैटेगराइज किया। ये जो 72 मेल हैं इन्हीं को आगे चल के ठाट भी कहा गया। तो जो इनमें से 19 जो मेल थे उनका ही अधिकतर प्रचलन जो है वो गायन वादन में किया गया। आगे चलकर जो है पंडित भातखंडे जी ने 10 विध ठाट वर्गीकरण, यानी 10 विधि से ठाटों का वर्गीकरण, यानी कुछ कैटेगराइज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि कैटेगरीज बना दी, जिनमें कि अलग अलग रागों को उनके स्वरों को देखते हुए, स्वरों के स्वरूपों को देखते हुए उसमें डाल दिया गया। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण मैं आपको दूं कि राग भैरव की बात करते हैं। राग भैरव में हम देखें कि रे और ध कोमल है, तो हम ये देखेंगे कि कौन से ठाट जो है उसमें ये राग स्वरों के स्वरूप के हिसाब से फिट आता है। तो हम देखते हैं कि ये ठाट भैरव, उसमें ये उसके स्वरों से ये मेल खाता, तो हम इसको ठाट भैरव के अंतर्गत कर देते हैं। इसी प्रकार से एक राग है अहीर भैरव, उसमें हम देखते हैं कि स्वरों के हिसाब से ये ठाट भैरव के अंतर्गत इसको हमें ठीक लगता है, तो उसके अंतर्गत इसको लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि राग के जो अलग अलग राग हैं, ऐसे बहुत से राग हैं, उसके स्वरों को देखते हुए, उसके स्वरों के स्वरूप को कि कोमल है कि तीव्र, उसके अनुसार पंडित भातखंडे जी ने 10 अलग अलग ठाट बनाए और उनमें इन रागों को फिट कर दिया, यानी इन रागों को डिवाइड कर दिया, इनका विभाजन कर दिया। और ये 10 जो ठाट हैं, ये बिलावल है, कल्याण ठाट है, खमाज ठाट है, भैरव ठाट है, उसके बाद आपका पूर्वी ठाट है, मारवा ठाट है, आसावरी ठाट है, और आपका देखा जाए तो भैरवी ठाट है, तोड़ी ठाट है। इस प्रकार से जो अलग अलग जो ठाट है, 10 जो ठाट है, उसके स्वरों को देखते हुए जो है रागों को इसमें विभाजित कर दिया। तो कोई भी राग जब गाया जाता है तो उसमें उसके स्वरों को देखते हुए हमको सबसे पहले उसका जो एक नियम है कि उसको किसी ठाट के अंतर्गत होना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में आया होगा कि भैरव राग जो है वो भैरव ठाट में है, तो इसका मतलब भैरव ठाट भैरव राग एक ही चीज़ है। असल में जो राग ठाट के अंतर्गत जो राग आए उसमें प्रमुख जो राग है, यानी जिसके बिल्कुल सारे लक्षण जो हैं वो उस ठाट से मिल रहे हैं, उसी के नाम पे उस ठाट को उसी का नाम दे दिया गया। जैसे तोड़ी ठाट के अंतर्गत जो राग आया, या तोड़ी ठाट जो है उसके अंतर्गत तोड़ी राग जो है वो मेन है, जितने भी राग आते हैं।
तो तोड़ी के ही नाम से जो है इसे तोड़ी ठाट कहा गया। तो ये जो भ्रांति है ये आपकी दूर हो गई होगी। अब जब हमने 10 ठाटों को जान लिया तो उसमें हमने अलग अलग रागों को विभाजित कर लिया। यानी ये जो बात पंडित भातखंडे जी ने बताई ये बहुत ही सरल थी, क्योंकि देखा जाए तो 72 मेलों के कंपैरिजन में यदि हम इन 10 ठाटों को ले तो ये हम फिंगर टिप्स पे इसको याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी राग है जो एक्सेप्शनल जिसे कहा जाए, या जो स्वर के हिसाब से हम देखते हैं कि ये इस ठाट में आना चाहिए लेकिन वो किसी और ठाट में आ रहा है, तो ये एक्सेप्शनल्स है कि हर जगह होते हैं। उसमें हम उसके चलन के हिसाब से कि उसमें वो अमुक स्वर कितना प्रयोग हो रहा है या उसकी क्या विशेषता है, उसके हिसाब से उसको दूसरे ठाट के अंतर्गत डाला जाता। तो कभी किसी भी राग की जब चर्चा हो तो उसमें ये इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि यदि उसको उसके स्वरों के हिसाब से अमुक ठाट में होना चाहिए और वो अमुक ठाट में ना हो के किसी और ठाट में, तो क्यों है, इसको हमें जानना चाहिए। तो ये आगे की बात है। अब हम दूसरा जो नियम लेते हैं वो है उसकी जाति, यानी उसके जो नंबर ऑफ जो स्वर हैं, सारे गा मा पा धा नी, ये जो 7 स्वर हैं इसमें से कितने स्वर जो हैं वो राग में प्रयोग हो रहे हैं। तो देखा जाए कि राग में 3 मुख्य तरह की जातियां हैं, षाडव, औडव और संपूर्ण। संपूर्ण यानी 7 स्वर। किसी भी राग में जब 7 स्वर प्रयोग होते हैं तो उसे संपूर्ण कहा जाता है, और किसी भी राग में यदि 6 स्वर प्रयोग होते हैं तो उसे षाडव कहा जाता है। किसी भी राग में 5 स्वर प्रयोग होते हैं तो उसे औडव कहा जाता है। तो इस प्रकार 3 मुख्य जातियां और इसके अंतर्गत और जो जातियां बनती हैं वो संपूर्ण संपूर्ण, संपूर्ण षाडव, संपूर्ण औडव, और इसी प्रकार से षाडव संपूर्ण, षाडव षाडव, षाडव औडव, या औडव संपूर्ण, औडव षाडव और औडव औडव। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 जातियां जो हैं उसके अंतर्गत राग को आना चाहिए। और एक बात मुख्य तौर पे कि किसी भी राग को बनाते वक्त या ये नियम है कि कम से कम उसमें 5 स्वर और अधिक से अधिक उसमें 7 स्वर, क्योंकि 8वां स्वर तो अभी तक बना नहीं। तो ये नियम जो है ये फॉलो करना पड़ता है रागों को गाते इस समय। तो 5 से अधिक कम स्वर हैं तो वो राग नहीं कहलाएगा, उसको हम धुन कह सकते हैं। तो राग का ये भी एक नियम है। राग के अंतर्गत और नियम के अनुसार राग का एक समय होता है कि किस समय इस राग को गाया जाए। तो एक बात जो कहा जाए कि राग को, जैसे मैंने कहा राग का रंग, राग का अर्थ है रंग, यानी ये रंग कौन सा है, रंग का अर्थ है कि आपको जब राग को गाने के बाद जो भावों की अभिव्यक्ति होती है वो आपके हृदय पटल पर किस प्रकार की छाप छोड़ती है, यानी आपको आनंद की अनुभूति होना अनिवार्य है राग को सुनने के बाद। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि यानी आनंद तो प्रसन्नता से मिलेगा, कि केवल ऐसे राग जिसमें कि हमें प्रसन्नता या हर्षित या उल्लास हमें मिलता है या खुशी की महसूस होती, केवल उन्हीं को राग मानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ रंग का अर्थ है कि किस प्रकार का भाव जो है, आनंद से तात्पर्य है किस प्रकार का भाव हमें उस राग को गाते हुए प्राप्त होता है। इसमें कोई राग है जिसमें गंभीरता है, किसी में करुण है, किसी में वात्सल्य का है, किसी में शांत भाव है। तो ये जो भावों का जो रंग है, यहाँ रंग से तात्पर्य यानी ये जो भाव हैं, इसकी जो छाप हमारे मन में, हमारे हृदय में जो अंकित होती है, उसे ही हम रंग यानी राग कहेंगे। तो जब राग को एक रंग शब्द कहा जाता है तो ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम नियम की जहाँ बात करते हैं कि राग का एक जो समय है, इस समय उस राग को गाया जाता है, तो विशेष तौर पर उस समय उस राग को गाते समय एक विशेष भाव जो है वो प्रकट होता है, और वही भाव जो है उसको उस प्रकार का जो आनंद या उस प्रकार की जो रंग अभिव्यक्त करने में जो मदद करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है राग की। तो समय के बाद जो है राग की प्रकृति यानी राग का नेचर क्या है। जब राग गाते हैं तो उसको सुनने से हमें पता चलता है कि अमुक राग को गाते हुए हमें इस प्रकार का भाव जो है उत्पन्न हुआ। तो ये जो है राग जो है इसकी प्रकृति जो है उससे अंकित की जाती है। यानी जिस प्रकार से हम
एक उदाहरण के तौर पे राग वृंदावनी सारंग को गाते हैं, एक बंदिशकार है वृंदावनी सारंग की, तो उसको जब हम गाते हैं तो उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से किस प्रकार का भाव आ रहा है। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं, कितहूँ छिप गयो कृष्ण मुरारी। बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन जाऊं मैं, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन, बन बन ढूंढन जाऊं। तो इसमें देखिए थोड़ी सी चंचलता है, इसमें वो हम कहें कि शांत और सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है, मधुरता है। तो यानी इसका रंग, इसके द्वारा प्राप्त किया हुआ आनंद बिल्कुल अलग है। एक और राग लेते हैं, राग भैरव को लेते हैं। तो राग भैरव का देखिए किस प्रकार से अलग ही उसका रंग है। झपताल की एक बंदिश है। ओंकार धार, ओंकार आधार, नाद को साकार, ओंकार आधार, जा में बसत नित निरागुण निरंकार, ओंकार आधार, ओंकार आधार, तो यहाँ पर राग जो है बिल्कुल सीरियस है, गंभीर है, शांत है। इसका रंग अलग है, इसका भाव अलग है। इसके अलावा यदि हम राग बहार को देखते हैं तो देखिए बिल्कुल एकदम से उसका रंग अलग है। कूकू कोयलिया बोली रे, कूकू कोयलिया बोली रे, कूकू कोयलिया बोली रे, अमुआ की डार फूली आए भंवरा डोले गुंजार, करत कूकू कोयलिया बोली रे, कूकू कोयलिया बोली रे, कूकू कोयलिया बोली रे। तो अपने ये तीनों जो उदाहरण है, तीनों का जो भाव है वो अलग है। यहाँ पर बड़ी चंचलता और एक ऐसा लग रहा है कि सचमुच बाहर का मौसम है और आपका एक उत्साह, एक उन्माद जो है, एक प्रसन्नता है वो अलग नज़र आ रही है। इसको यदि हम कंपेयर करें भैरव के स्वरों से तो बिल्कुल अलग है। तो देखा जाए कि राग, अलग अलग रागों का जो रंग है, अलग अलग रागों से जो भावों की अभिव्यक्ति हुई है वो उस राग के आनंद यानी उसकी जो उसका भाव है उसको अभिव्यक्त करते हैं और साथ ही साथ राग की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। तो राग की प्रकृति को निर्धारण करने में उसके स्वरों को किस प्रकार सा प्रयोग हो रहा है और उनके प्रयोग से किस प्रकार की भावों की अभिव्यक्ति हो रही है, वो जो है राग की प्रकृति को निर्धारित करता है। तो ये भी नियम के अंतर्गत आता है। अब राग के नियम के अंतर्गत जो है एक और बात आती है, वो है राग में वादी संवादी का होना, यानी ऐसा स्वर जो कि राग में प्रमुख हो, जैसे कि राजा की तुलना दी जाती है और बार बार जिस पर न्यास होता है वो अलग ही चमकता है, वो वादी स्वर है। और संवादी, उसके संवाद में यदि वादी स्वर से
चौथा या पांचवा स्वर जो है वो उसका संवादी स्वर होगा। यानी राजा के बाद किसकी बारी आती है? मंत्री की बारी आती है। तो राजा के बाद जिस प्रकार मंत्री इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार से संवादी स्वर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि वादी स्वर के बाद जो दूसरा ऐसा स्वर जिस पर अधिक से अधिक न्यास होता है, जिसका प्रयोग खूब होता है, जो वादी के बाद उसके थोड़ा से कम लेकिन वो भी चमकता है, राग में वो भी उतना इम्पॉर्टेंट होता है, उसको संवादी कहा जाता है। इसके अलावा अनुवादी और विवादी स्वर, यानी वादी और संवादी के बाद बाकी जो प्रयोग होने वाले जो स्वर हैं उनको अनुवादी स्वर कहा गया है। और विवादी स्वर ऐसा स्वर जिसका राग में प्रयोग नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसको यदि लगा दिया तो विवाद सामने, विवादी स्वर जो है विवाद शब्द से बना है, यानी विवाद खड़ा हो जाए, यानी कुछ जो कि राग के अगेंस्ट है, तो ऐसा स्वर जिससे राग बिगड़ जाए उसे विवादी स्वर कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कलाकार जो हैं वो गाते हुए एक खूबसूरती की तरह जो है आविर्भाव या तिरोभाव का प्रयोग करते हुए खूबसूरत की तरह कण के तौर पे किसी विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक जो है नियमों के अंतर्गत, यानी इस स्वर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे कहा जाए तो विवादी स्वर का प्रयोग नहीं कर, जैसे भैरव गाते गाते हम यदि कोमल निषाद का प्रयोग कर लें तो राग बिगड़ जाएगा, राग या तो बदल जाएगा या राग बिगड़ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो राग के विवादी स्वर को भी हमें जानना चाहिए। अब राग की जहाँ तक बात आ गई, ठाट की, जाति की, समय की, प्रकृति की, उसके बाद राग के अंतर्गत कुछ विशिष्ट स्वर समुदाय होते हैं। ऐसे स्वर समुदाय जो कि राग की पहचान होते हैं, जो कि राग को भाई इस राग को यदि बनाया गया तो ये राग में क्या ऐसी बात है, कैसी पहचान है इस राग की, इसकी पकड़ क्या है, तो वो कुछ स्वर समुदाय ने स्वरों के कुछ गुच्छों को से ही प्रकट होती है। यानी कुछ स्वरों को मिलाकर उसके ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जिसको गाते हम कह सकते हैं कि ये अमुक राग है। और ऐसे विशिष्ट स्वर समुदाय जो हैं वो राग में होना अनिवार्य है राग के एक नियम के अंतर्गत। और इसके अलावा जब हम कहते हैं कि राग का जब रूप विकसित हुआ, यानी जैसे मैंने शुरू में बताया कि भरत मुनि की जो जातियां थी उन्हीं से राग आगे आए, तो जातियों से जब राग आ गए तो जातियों के जो लक्षण थे वो ही लक्षण आगे चल के रागों के लक्षण में परिवर्तित हुए, जैसे कि ग्रह, अंश, न्यास, तार, मंद्र, अल्पत्व, बहुत्व, संन्यास, अपन्यास, विन्यास, इस प्रकार के लक्षण। तो ये लक्षण उसमें जाति में भी थे और ये लक्षण रागों में भी आए। तो ये मुख्य तौर पे 10 लक्षण जो है राग के कहे गए हैं। इसमें सबसे पहले लक्षण आता है ग्रह स्वर। ग्रह स्वर कौन सा है? जिससे कि राग का आरंभ किया गया है, यानी जब हम अधिकतर हम सा से आरंभ करते हैं तो वो उसका ग्रह स्वर है। किसी राग को नी से आरंभ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसका जो ग्रह स्वर है वो नी है। तो ग्रह स्वर का मतलब जिससे कि आरंभ किया जाता है राग को, वो ग्रह स्वर है। इसके बाद आता है अंश स्वर। अंश स्वर का मतलब जैसे वादी हम जिसको कहते हैं आज के दौर में, उसे अंश स्वर कहा जाता है। यानी वो मुख्य स्वर जो कि राग में अलग ही चमकता हो, जिसका राग में प्रभुत्व हो, जिसको बार बार प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक उस पर न्यास किया जाता है, वो है अंश स्वर। तो वादी स्वर को ही अंश स्वर कहा गया है। इसके बाद आता है न्यास। न्यास का मतलब रुकना, बार बार उस पर जो आलाप किए जाते हैं, स्वर समुदायों का प्रयोग किया जाता है, तो उस पर बार बार उस पर ठहराव किया जाता है, तो उसको जो है हम न्यास स्वर कहते हैं। इसके बाद आता है अपन्यास स्वर। अपन्यास यानी राग के एक भाग का अंत जिस स्वर पर किया जाता है उसको हम अपन्यास कहते हैं। इसके बाद आता है संन्यास। राग के प्रथम भाग का जो है अंतिम स्वर, जहाँ पर कि उसको प्रथम भाग में उस स्वर से समाप्ति की जाती है, उसे हम संन्यास कहते हैं। और विन्यास यानी राग के प्रथम भाग का जो अंश है, पहला जो अंश है, उसकी जहाँ पर समाप्ति की जाती है उसे हम कहेंगे विन्यास। तो न्यास, अपन्यास, संन्यास और विन्यास, ये 4 जो है ये भी लक्षणों के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा तार और मंद्र, यानी वो तार सप्तक का वो स्वर जहाँ तक
बढ़त की जाती, जहाँ तक गाया बजाया जाता है, उसे हम कहते हैं तार। ये तार जो है, ये तार स्वर, ये भी एक लक्षण आता है। इसी प्रकार से मंद्र, यानी जहाँ तक मंद्र में उस राग का विस्तार जिस स्वर तक किया जाता है, जहाँ तक गाया बजाया गया, तो उसे हम मंद्र कहते हैं। इसके अलावा आता है अल्पत्व और बहुत्व। अल्पत्व जैसे शब्द ही बना है अल्प से। अल्प का मतलब होता है कम, यानी जिस स्वर का कम इस्तेमाल किया गया हो, अल्प मात्रा में इस्तेमाल किया गया हो राग में, उसे हम कहते हैं अल्पत्व। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लंघन अल्पत्व और अनभ्यास। लंघन मतलब उसको लांघ दिया जाए, उसको अवॉइड कर, ऑमिट करते हुए चला जाए, और अनभ्यास की उसका अभ्यास नहीं किया जाता। जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी राग को गाते हुए हम सा ग म रे सा, तो आरोह में सा ग म रे सा, इसमें रे को आरोह में हमने छोड़ दिया, यानी उसको हमने गाया ही नहीं, तो इसको हम कहते हैं कि उसको लांघ दिया हमने। और अनभ्यास, उसको बार बार उसका अभ्यास नहीं किया जाता है कि उसको हम बहुत थोड़ा माइन्यूटली उसको प्रयोग करें, उसका अधिक अभ्यास नहीं करना। तो ये लंघन और अनभ्यास जो है, ये भी अल्पत्व के अंतर्गत आते हैं। बहुत्व यानी बहुत शब्द से बना है, बहुत जिसका बार बार प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक मात्रा में वो राग में प्रयोग होता है, उसे हम बहुत्व कहते हैं। तो ये रागों के जो 10 लक्षण हैं, ये राग गायन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। राग का, जैसे मैंने आपको बताया, राग का एक समय होता है, समय चक्र जो हमारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत एक समय सिद्धांत है, उसके अंतर्गत राग के इस नियम को फॉलो करना ज़रूरी है। अब इसके बाद जब हम रागों को गाते हैं, देखिए राग, जब मैंने शुरू में कहा राग किसी थाट से उत्पन्न होता है, तो राग और थाट में क्या अंतर है ये भी जानना ज़रूरी है। थाट तो जैसे हम कहते हैं कि पिता और पुत्र, थाट पिता है और पुत्र जो है वो राग है। तो राग के जो स्वर हैं वो थाट से आए हैं, तो थाट जो है उसको संपूर्ण होना ज़रूरी है। थाट में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, लेकिन राग में ऐसा नहीं है। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग होता है। तो एक ही स्वर के 2 रूप जो हैं, यानी किसी राग में नी शुद्ध भी है, नी कोमल भी है, ये राग में प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन थाट में ऐसा नहीं है। थाट तो रागों जो थाट में जो स्वर बनाए गए हैं, जो 7 स्वर, उसमें फिक्स्ड है कि जैसे खमाज ठाट के अंतर्गत कोमल नी होना ज़रूरी है, ये उसका नियम है। लेकिन उसके अंतर्गत जो और राग आते हैं उसमें शुद्ध नी और कोमल नी दोनों का प्रयोग है। खमाज में मिश्र खमाज जब गाते हैं तो दोनों नी का प्रयोग होता है। तो ये किसी राग के अंतर्गत ये आ सकता है, लेकिन थाट में ऐसा नहीं है। राग की जो सबसे बड़ी जो विशेषता है राग का रंजक होना, यानी राग का सुमधुर होना, राग का आनंद या प्रसन्नता प्राप्त करना राग को गा के या बजा के, यानी जन के चित्त का रंजन करता है राग। लेकिन थाट जो है उसमें रंजकता जो है वो ज़रूरी नहीं है, यानी थाट जो है वो हम एक नियम है जिसको हमें फॉलो करना है। थाट में उसका रंजक होना ये कोई अनावश्यक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, जिसको आपको जानना ज़रूरी है। तो थाट में से ही राग आता है। थाट जो है उसमें आरोहण से ही ठाट पता चल जाता है। राग में आरोह और अवरोह जो है इनका होना ज़रूरी है। राग में आरोह में जाते हुए स्वरों का जो है अलग स्वरूप और अवरोह में अलग स्वरूप ये हो सकता है। राग जो पहले बेसिक राग जो आए होंगे जो एग्जिस्टेंस में, उन रागों को ये ऐसा भी माना गया कि लोकगीतों से बहुत से राग आए, उन रागों को आपस में मिलाया गया तो और नए राग बने। संपूर्ण षाडव और औडव जाति के जो राग हैं उनको आपस में मिलाया गया तो उससे और राग आगे बने। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से कलर्स हैं, हम रंग की बात करते हैं तो जो बेसिक कलर्स हैं, जो मूल जो रंग हैं, वो तो कुछ गिने चुने हैं। उन्हीं रंगों में फेर बदल करके, उन्हीं रंगों में मिलाकर बहुत से नए रंग जो है वो
सामने आए। तो इसी प्रकार से राग है। राग जो है उसमें जो भी, लेकिन ये विशेषता है कि हम जो भी उसमें राग को बनाएं या जो भी विद्वानों ने बनाया है, उन रागों को जब हम गाते या बजाते हैं तो वो मन को अच्छे लगने चाहिए, वो चित्त का रंजन करना उसमें ज़रूरी है। तो ये नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है राग को बनाते वक्त। और देखिए, रागों पर तो आधारित बहुत से भजन, गीत, गज़लें और यहाँ तक कि फिल्मी गाने भी बहुत हैं। तो रागों का जो स्वरूप है, हम अब रागों की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसे बहुत से गीत हैं, सुगम संगीत में, उपशास्त्रीय संगीत में, बहुत से ऐसे जो हैं गीत, गज़ल, भजनों में इस प्रकार से रागों का प्रयोग हुआ है। तो हम जैसे अपनी सुबह शुरू करते तो वंदे मातरम हम जब गाते हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम, पूरा राग देश उसमें आता है, जो राग देश के स्वर इसमें मिलते हैं। इसी प्रकार से जब हम कुछ गज़लों की बात करें तो आपको देखिए राग एमन के स्वर इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। ना जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आ जाने की जिद ना करो। तो राग एमन इसमें पूरा नीरे गरे नीरे दसा, नीरे ग म प म गरे गरे नीरे सा, वो स्वर जो है उन्हीं रागों को लेके जो है अलग अलग गीत बने हैं। और देखिए राग भोपाली में कितना खूबसूरत ये गीत है। सारे ग प द सा द प ग रे द सा, दिल हुम करे घबराए, मन धम धम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से झरनाए, दिल हुम करे। अब थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि राग में तो हमने नियमों का पालन करना है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा फिल्मी बात आती है या सुगम संगीत की बात आती है तो थोड़ा बहुत जो है उसमें कुछ ऐसे स्वरों का प्रयोग भी हो सकता है जो शायद राग में उसको विवादी के रूप में माना जाए। क्योंकि बेसिक जो एक मंत्र है वो है कि सौंदर्य, यानी सौंदर्य की निष्पत्ति होनी चाहिए, उसमें खूबसूरत लगना चाहिए, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। ये एक जन साधारण सी बात है। देखिए हम किसी भी गीत को सुनते हैं और वो गीत हमको अच्छा लगता है, हम बार बार उसको गाते हैं। पुराने गीतों में अक्सर ये होता है बार बार गाने का मन करता है। तो जब हम ऐसा गीत हम सुने जो शायद हमें लगता है कि वो ठीक से उसमें किसी चीज़ की कमी है, गीत तो है लेकिन प्राण नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें इसका मतलब उसमें वो रंजकता नहीं है, हमने उसको ज़बरदस्ती जोड़ तोड़ के बनाया है। रागों को जब बनाया गया तो रागों में भी बैलेंस रखा गया। जिस प्रकार हमारे शरीर में बैलेंस है कि हमारे ईश्वर ने 2 आँखें, 2 हाथ, नॉस्ट्रल्स 2 दे रखे हैं, किस प्रकार से 2 कान दे रखे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं बैलेंस फॉर्म में दिया। राग में भी ऐसा है, राग में यदि बैलेंस नहीं रखेंगे, स्वरों का सवाल जवाब का बैलेंस नहीं रखेंगे, उसकी मधुरता का, उसके नियमों का बैलेंस नहीं रखेंगे तो राग राग नहीं रहेगा। और इन्हीं रागों पर जब हम इसी बैलेंस को ध्यान में रखते हुए और गायन की और शैलियों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी हम रंजकता को तभी बनाए रख सकते हैं जब हम उसको बखूबी उसको निभाएं। यदि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो एक लिमिट के अनुसार होना चाहिए, ताकि वो उसकी खूबसूरती को, उसकी रंजकता को जो है उसको ख़राब ना कर सके। तो मैं समझती हूँ कि आपको राग क्या है, राग के नियम क्या हैं, राग के लक्षण क्या हैं, इसके बारे में आपको इस लेक्चर से ज़रूर आपको लाभान्वित आप हुए होंगे। और इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पर विराम देती हूँ। नमस्कार।
इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी का कि उन्होंने आज भी इस लेक्चर के माध्यम से प्राण फूंक दिए हम सब में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। मित्रों, अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं info.cec@nic.in पर। आपकी लगातार प्रतिक्रियाएँ हम तक पहुँचती हैं, तो अपना सहयोग हमारे साथ यूँ ही बनाए रखिए, हमारे लेक्चर्स को देखते रहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, तबले पर रही हमारे साथ ऋतु मिश्रा जी और तानपुरे पर गगनजीत कौर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यही हमारी इल्तिजा है सरिता जी से कि आगे भी हम ऐसे लेक्चर्स आयोजित करें। आप सभी का धन्यवाद। जी जरूर, धन्यवाद।